हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी को आवाज आ रही है? क्लियर बोर्ड दिख रहा है? प्लीज एक रिप्लाई करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनीवन? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ओके, अभी आप लोग स्क्रीन देख रहे थे तो उस स्क्रीन को आपने पूरा देखा होगा कि पूरा आधुनिक भारत में जो अंग्रेजों की जो प्रशासनिक और आर्थिक नीतियां थी उसको मैंने एक ही बोर्ड में लिखने की कोशिश की है। किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत पर राज करने के लिए अपनी प्रशासनिक नीतियां, अपनी आर्थिक नीतियां किस प्रकार से उन्होंने इस भारत पर थोपी थी, उसमें हम लोगों ने एक चार्ट बनाया। उस चार्ट को समझने की कोशिश करना कि वो चार्ट पूरा अंग्रेजों की नीतियों के बारे में बताता है। एक ही चार्ट में मैं आपको बहुत सारी चीजें इसमें बताया, मैंने लिखा है इसमें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को उस चार्ट को आपने पढ़ा होगा, अभी इतनी देर से क्लास पे आपको दिख ही रहा था। तो मैंने आज कोई ऐसी किसी टॉपिक के बारे में क्लास नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी प्रशासनिक और आर्थिक नीतियां जो है उसके बारे में पूरी की पूरी क्लास है। और सिर्फ आज हम लोग इसका रिव्यू देखेंगे, कल से हम इस क्लास में जो एक एक करके इस बिंदु पर बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें पसंद आएगी, क्योंकि इस टाइप से बहुत कम होता है कि एक ही चार्ट में सारी चीजें जो है। जैसे हमने पहले में क्या पढ़ा, हमने पहले में पढ़ा था कि जब पहले दिन हमने आधुनिक भारत स्टार्ट किया था तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। उसके बाद हमने दूसरे पॉइंट पे पढ़ा था कि मुगल कालीन जो शासन व्यवस्था थी उसका विघटन। तीसरे पॉइंट पे हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक कि भारत, अंग्रेजों की भारत विजय, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे युद्ध उसमें बताए हैं। चौथे नंबर पर उस प्रारंभिक जो आधुनिक जो हमारी क्लास थी उसमें से चौथे नंबर पर जो बिंदु आता वो आता है कि ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियां। तो ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियां जो है वो किस प्रकार से थी, क्या क्या उनकी नीतियां थी, किस प्रकार से उन्होंने हर क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में हुए, आर्थिक क्षेत्र में हुए, व्यापार के क्षेत्र में हुए, उद्योग के क्षेत्र में हो, सब पर उन्होंने अपनी कैसे धीरे धीरे करके एक एक करके एक्ट बनाए और उस एक्ट के माध्यम से भारत पर शासन किया। क्योंकि शुरुआत में तो वो व्यापार करने आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक एक करके हर क्षेत्र में अपनी क्या की, अपनी पकड़ बनाना मजबूत की। तो आज का जो ये वीडियो है, ये सिर्फ वीडियो एक व्यू के रूप में वीडियो है, ज्यादा लंबी क्लास भी नहीं होगी, लेकिन आपको पूरे ब्रिटिश कालीन जो व्यवस्था है उनके बारे में समझने में आसान होगा। और क्या क्रम रहता है आधुनिक भारत को अंग्रेजों की नीतियों के बारे में पढ़ने में, वो क्रम समझने में आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो मैं आपको शुरुआत करने ले जा रहा हूं कि कहां से क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार से इसको हमको समझना है। निश्चित रूप से आपकी जो एग्जाम है, एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से। लेकिन अगर कभी आप प्री निकाल के जब मेंस में भी जाएंगे ना, तो मेंस का जो आंसर लिखा जाता है वो इसी पैटर्न पे लिखा जाता है, तो वो भी आपको समझने का एक अवसर मिल रहा है। तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस समय का अच्छा उपयोग आप लोग कर रहे हैं और निरंतर अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उसका आपको फायदा भी मिलेगा। ये सारे के सारे वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। अगर आप लोगों को कुछ चीजें समझने में अभी हो सकता है कुछ नेट की टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है आपके यहाँ पर नेट नहीं मिल रहा हो, तो उस वीडियो को भी आप बाद में देख सकते हो कि क्या चीजें हम लोगों ने इसमें पढ़ी थी। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूं कि भारत में अंग्रेजों की प्रशासनिक और आर्थिक नीतियां। तो देखो, मैंने आपको कल बताया था कि अंग्रेजों ने भारत के सभी क्षेत्रों में छोटे छोटे युद्ध करके, छोटे युद्ध नहीं कहेंगे, उन्होंने बंगाल में अपना राज्य स्थापित किया, मैसूर में उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया, उसके बाद मराठा राज्य को समाप्त किया, उसके बाद उन्होंने पंजाब में, मैंने आपको कल बताया था, पंजाब में उन्होंने अपना शासन व्यवस्था की, मुगल कालीन व्यवस्था को हराया और इस प्रकार से उन्होंने भारत पर क्या कर लिया था, पूरे उस पर राज कर लिया था। ये सारी व्यवस्था 1857 तक हो चुकी थी। अब जब उन्होंने राज किया तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर कानून बनाना स्टार्ट किया। क्योंकि भारत में कोई कानून व्यवस्थाएं नहीं चलती थी, जो चलती थी वो हमारे प्राचीन भारत में जो व्यवस्थाएं चली आ रही थी उसी आधार पर व्यवस्था चलती थी। तो अंग्रेजों ने किस प्रकार से यहाँ पर एक्ट बनाए, कानून बनाए, उस बारे में पहले प्रशासनिक व्यवस्था आती है और फिर आर्थिक नीतियां आती है। तो
तो प्रशासनिक व्यवस्था में अगर हम देखेंगे तो उसके 3-4 पार्ट है। क्या क्या पार्ट है? प्रशासनिक व्यवस्था के 3-4 पार्ट है कि उन्होंने संवैधानिक विकास के लिए क्या काम किया। तो सबसे पहला काम वो करते हैं संवैधानिक विकास का। संवैधानिक विकास हम लोग उसको पढ़ाने के उस पर नाम देते हैं, और इसलिए भी कि जब हम संवैधानिक विकास हम लोग पढ़ते हैं या संविधान की हम शुरुआत करते हैं तो उन्होंने जो एक्ट बनाया वो भारतीय संविधान की जो नींव है वो वहां रखना शुरू हुई थी। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने लिया है प्रशासनिक नीतियों में वो लिया है कि उन्होंने संवैधानिक विकास के रूप में सबसे पहले काम किया था। तो कैसे काम किया था? तो सबसे पहले आपने देखा होगा 1773 में उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था। ठीक है, 1773 में उन्होंने जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था यही भारत के संविधान की एक नींव की शुरुआत थी। ठीक है, क्योंकि एक्ट बनने का जो शुरुआत हुई थी वो 1773 में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। उस समय वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर था, उसके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। तो जब हम संविधान की क्लास अगर आप अटेंड करेंगे तो उसमें देखेंगे कि संवैधानिक विकास सबसे पहले पढ़ते हैं। तो यहीं से संवैधानिक विकास का पहला पार्ट आता है प्रशासनिक नीतियों में। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जिसकी शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना, सिर्फ हम लोग इन एक्ट का मैं अभी नाम बता रहा हूँ और उनका सन बता रहा हूँ। इसके बारे में पूरा डिटेल हम अलग से पढ़ेंगे और उसकी पूरी क्लासें अलग अलग चलेगी। एक एक पॉइंट्स पे हम लोग इस चार्ट पर बात करेंगे। तो पहला सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट, संवैधानिक विकास में जितने एक्ट बने हैं वो सब के सब संवैधानिक विकास के अंतर्गत आते हैं। तो देखो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यहीं से संवैधानिक विकास की शुरुआत हुई। फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, अगर रेगुलेटिंग एक्ट में कोई प्रॉब्लम थी तो उन्होंने एक नया एक्ट लेकर आया 1781। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये वो लेकर आए। मतलब एक के बाद एक वो किस प्रकार से एक एक्ट में कोई कमी थी तो दूसरे एक्ट को उन्होंने संशोधित करके नया एक्ट लेकर आए, उस एक्ट में अगर कोई कमी थी तो और नया एक्ट लेकर आए। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, एक के बाद एक एक्ट लेकर आए और वो चला 1947 तक। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर जो एक्ट बनाए उसमें कुछ एक्ट को उन्होंने चार्टर्ड एक्ट नाम दिया। चार्टर एक्ट जो थे वो 3-4 एक्ट, चार्टर एक्ट भी बोला जाता है इनको, क्योंकि एक चार्ट के माध्यम से एक्ट को क्या करते थे, ये प्रसारित करते थे। तो चार्टर्ड एक्ट 1793, चार्टर्ड एक्ट 1813, चार्टर्ड एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। यहां तक चार्टर एक्ट चलता है 1853 से। अब 1853 के बाद भारत में कुछ चीजें बदलती है। 1853 के बाद क्या होता है, भारतीय लोगों में कुछ स्वतंत्रता के प्रति एक राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है, और राष्ट्रवाद की भावना जब जागृत होती है तो भारत के कुछ लोग एक अंग्रेजों के जो नीतियां थी उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। और जब अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना शुरू करते हैं तो वो परिणित होता है 1857 की क्रांति के रूप में। तो जब 1857 की क्रांति के रूप में वो परिणित होता है तो 1858 में अंग्रेज क्राउन जो था या अंग्रेज जो मतलब शासन, मतलब ब्रिटेन का जो शासन था वो भारत में स्थापित हो जाता है। तो यहाँ से भारत शासन अधिनियम की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो इसलिए हम भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम के नाम से 1858 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भारत परिषद अधिनियम 1858, फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक है, फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892, फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1809, इसे हम भारत शासन अधिनियम भी बोलते हैं। ठीक है, परिषद लगा रहे तो उसको इंग्लिश में काउंसिल बोलते हैं। तो भारत शासन अधिनियम भी बोल सकते हैं या भारतीय परिषद अधिनियम भी बोल सकते हैं। तो भारतीय परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये पूरे के पूरे जो अधिनियम या एक्ट है, इन एक्ट की एक एक दो पॉइंट्स हर एक्ट का हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि मैं आपको सिर्फ रिव्यू के रूप में आज ये क्लास बता रहा हूँ कि हमको इस पूरे चार्ट के में जो दी गई चीजें वही एक महत्वपूर्ण अंग्रेजों के बारे में पढ़ने के लिए इसमें मैंने आपको मतलब दर्शाया है। तो संवैधानिक विकास की अगर बात आए, अगर क्वेश्चन ये आता है, मान लो कि निम्नलिखित में से कौन सा जो ये है कि संवैधानिक विकास के अंतर्गत शामिल है, और उसमें 3 एक्ट दिया, आंसर उसका चौथा दिया उपरोक्त सभी, तो आंसर आपका रहेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि संवैधानिक विकास के लिए
कहीं ना कहीं सभी एक्ट से भारत में कुछ न कुछ चीज की गई है, ली गई है या शामिल की गई है। ठीक है, तो ये सब के सब जो एक्ट है ये संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि के रूप में भी हम लोग पढ़ते हैं। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट संवैधानिक विकास को दर्शाता है, तो सारे एक्ट में अगर 2 एक्ट दिए, तीसरा एक्ट मान लो कोई सा दूसरा उठा के दे दिया उन्होंने, तो वो आपको उसमें से ध्यान रखना है इन एक्ट के अलावा। ठीक है, वैसे तो सारे अंग्रेजों ने जो भी एक्ट बनाए, इसके अलावा भी अगर बनाए हैं, जैसे सती प्रथा एक्ट बनाया है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट बनाया है ना, हिंदू विवाह अधिनियम बनाया है, तो ये सब के सब एक्ट भी भारतीय संविधान में नहीं, लेकिन भारतीय शासन व्यवस्था ने उनको कहीं ना कहीं अपनाया है। तो संवैधानिक विकास में आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी को किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है? हालांकि मैंने आपको कोई बहुत बड़ी बातें यहाँ समझाई नहीं है, लेकिन ये है कि हमको क्या पढ़ना है इसमें, ये चीज है इसमें। तो कोई क्वेश्चन है किसी का, या हम आगे बढ़ते हैं? संवैधानिक विकास, प्रशासनिक नीतियों का पहला पॉइंट संवैधानिक विकास। अब दूसरा पॉइंट इसमें आता है प्रांतीय प्रशासन। और प्रांतीय प्रशासन क्या होता है, इसके डिटेल तो हम लोग जानेंगे, लेकिन प्रांतीय प्रशासन ये होता है कि एक शासन चलता था दिल्ली से, जहां पर गवर्नर जनरल और ये लोग बैठते थे, और एक उनका वो नियुक्त कर देते प्रांत में, जैसे आपकी स्टेट है, तो जो स्टेट है उसी को प्रांतीय व्यवस्था बोला जाता है। तो प्रांतीय व्यवस्था का शासन ये भी लेकर आए, वो भी इनकी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो प्रांतीय प्रशासन, ठीक है, ये प्रांतीय प्रशासन जो है ये भी एक इनकी प्रशासनिक नीतियों का पार्ट है। फिर अगला आता है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन जो है आपने देखा होगा कार्नवालिस लेकर आया था 1793 में, और कार्नवालिस ने स्थानीय स्वशासन की जब शुरुआत की थी, तो स्थानीय स्वशासन ये होता है जिसे हम आज का पंचायती राज बोलते हैं। तो स्थानीय लेवल पर लोगों को शासन देना, इसे स्थानीय स्वशासन बोला जाता है, जिसे 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में उसको जगह दी गई, और आज पंचायती राज और हम नगरीय निकाय के नाम से उसे जानते हैं। ये स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भारतीय प्रशासनिक नीतियों के अंतर्गत ही की गई थी। ठीक है, ऐसा नहीं अंग्रेजों ने सब काम बुरे किए, अंग्रेजों ने बहुत सारे काम अच्छे किए। उसी के कारण आज जो भारत की व्यवस्थाएं हैं वो आप आगे और भी आएगा, मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं स्थानीय स्वशासन, ये भी इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में। फिर ब्रिटिश कालीन लोक सेवा। अब आप देखो, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वो भी अंग्रेजी लेकर आए थे, और ब्रिटिश कालीन लोक सेवा, लोक सेवा का जनक, लोक सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा, ये सब जो शुरुआत की उन्होंने, ये उनकी प्रशासन व्यवस्था में आती है। ये बात निश्चित है कि वो जो लोक सेवा की उन्होंने शुरुआत की थी, वो शुरुआत की थी अपने अंग्रेजी जो लोग थे उनको प्रशासन में लाने के लिए, उनको उनके लिए प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन करते थे, फिर उनको वो ट्रेनिंग देते थे। तो शुरुआत तो उन्होंने उनके लिए की थी, जो भी उनके बड़े पद रहते थे वो अंग्रेज लोगों को ही उसमें सिलेक्ट करते थे, लेकिन उसमें धीरे धीरे भारतीय भी इन्वॉल्व होने लगे थे। और आपने देखा होगा 1926 के बाद भारत में ही लोक सेवा की क्या होने लगी थी, परीक्षा होने लगी थी। तो ये जो शुरुआत हुई थी, ये शुरुआत भी अंग्रेजों ने कर दी थी। ठीक है, ब्रिटिश काल में लोक सेवा की, जिसकी हम आज तैयारी कर रहे हैं और जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, संघर्ष इसलिए कर रहे हैं कि पिछले 2 साल से कोई परीक्षा नहीं हुई, तो ये संघर्ष करेंगे। फिर संघर्ष हम इसलिए कर रहे हैं कि जो प्रतिभागियों की जो संख्या है वो बहुत लाखों में है, उसमें से हमको संघर्ष करना पड़ता है। तो ये ब्रिटिश कालीन लोक सेवा जो है ये इनकी प्रशासनिक नीतियों का एक पार्ट है। ठीक है, फिर आगे ब्रिटिश कालीन न्यायिक व्यवस्था। तो आपने देखा होगा सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें पहला जो न्यायाधीश था एंड्रयू करके, उनकी स्थापना मतलब उनकी नियुक्ति की गई थी। तो न्यायिक व्यवस्था जो हम आज देखते हैं संविधान में, वो न्यायिक व्यवस्था जो है वो भी भारतीय संविधान का क्या है, इस प्रशासन अंग्रेजों की प्रशासनिक नीतियों का एक पार्ट है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं इस प्रथम वाले पार्ट में, जिसे मैंने ए के माध्यम से दर्शाया है, प्रशासनिक नीतियों में संवैधानिक विकास और जो जो उन्होंने शासन करने की नीतियां बनाई, लोक सेवा के लिए हुई, न्यायिक व्यवस्था हुई, स्थानीय स्वशासन हुई, वो सब मतलब अपने प्रशासन को करने के लिए जो कानून बनाए गए, जो व्यवस्थाएं बनाई गई, वो सब प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आती है। तो इसमें मैंने 3 पार्ट बनाए। ए पार्ट जो है प्रशासनिक नीतियां का है, दूसरा पार्ट जो है भारतीय रियासतों के प्रति उनकी नीति कैसी थी, और तीसरा पार्ट जो है उनकी उपनिवेशिक आर्थिक नीतियां क्या थी। ये मैंने पार्ट बनाया इसमें।
तो मैंने आपको पहला पार्ट अभी बताया है, जिसके अंतर्गत हम एक एक करके भी इन चीजों को पढ़ेंगे। अभी आप ये समझना कि अगर क्वेश्चन ये आता है, मेंस में कभी क्वेश्चन आए तो आप उस आंसर को लिख सकते हैं कि अंग्रेजों की प्रशासनिक नीतियां क्या थी, तो इस आधार पर आंसर लिखा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि अंग्रेजों की भारतीय रियासतों के प्रति, मतलब भारत के जो राजा थे, जो अलग अलग क्षेत्र में अपने छोटे छोटे राज्य के माध्यम से क्या करते थे, राज करते थे। जैसे अपने मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो होलकर है, सिंधिया है, ठीक है। इसके अलावा अन्य जगह पर अगर हम देखें तो हर जगह पर छोटे छोटे राजवाड़े थे। उन राजवाड़ों के प्रति अंग्रेजों की नीतियां क्या रही, किस प्रकार से उन्होंने उनको घेरा, किस प्रकार से उन पर अधिकार किए, ये है भारतीय रियासतों के प्रति उनकी नीति। तो सबसे पहले आती है, ये यहां से स्टार्ट होती है 1740 से, ठीक है। भारतीय रियासतों के प्रति की नीति में सबसे पहले समानता के लिए संघर्ष 1740 से लेकर 1765। तो समानता के लिए संघर्ष क्या है, अंग्रेज भारतीय रियासतें के जो राजा थे उनमें अपने आप को समान फिट स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कब से कब तक, 1740 से लेकर 1765 तक। तो 1765 से तक उन्होंने क्या संघर्ष किया, समानता के लिए, कि हमको भी इन्वॉल्व कर लो, समान बना लो, ठीक है। मतलब वो आए व्यापार करने के थे, लेकिन उन्होंने जब यहाँ पर आके जब गतिविधियां देखी, यहाँ के राजाओं के मध्य मतभेद देखे, यहाँ के राजाओं के मध्य आपसी विवाद देखा, मतभेद देखा, तो उन्होंने अपने आप को भी उनके साथ समान होने की शुरुआत की। तो ये आपको देखना होगा कि जो प्लासी का युद्ध है, इसके अलावा जो बक्सर का युद्ध है, वो यहाँ तक समानता के लिए संघर्ष, वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, बंगाल में अपने आप को स्थापित कर रहे थे भारतीय रियासतों के प्रति समान होने के लिए। तो पहली नीति इनकी आती है समानता के लिए संघर्ष, जो 1740 से 1765 तक चलती है। फिर दूसरी नीति आती है घेरे की नीति, मतलब घेरे की मतलब घेरने वाली नीति, कि अब हम समान हो गए, अब आपको घेरेंगे, हम आपको चारों तरफ से क्या करेंगे, घेर कर इसमें राज करने की शुरुआत करेंगे। तो घेरे की नीति का जो शुरुआत होती है 1765 से लेकर 1813। तो देखो मैंने आपको बताया कि जब उन्होंने बक्सर का युद्ध जीता, तो बक्सर के युद्ध के बाद उन्होंने दो संधियां की, जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद की संधि में उन्होंने मुगल बादशाह को भी मतलब एक तरीके से क्या कर लिया, पेंशन देकर अपना और बना लिया, और अवध का जो शासक था उसको भी बनाया। अब बंगाल के बाद उन्होंने मैसूर की ओर गए, मराठाओं की ओर गए और पंजाब की ओर गए, मतलब उन्होंने क्या करना, घेरना शुरू किया। तो ये जो नीति थी उनकी भारतीय रियासतों के प्रति दूसरी 1765 से शुरू होती है घेरे की नीति, मतलब घेरने वाली नीति। किनको घेरने वाली, भारतीय रियासत को घेरने वाली, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो उन्होंने शुरुआत की समानता के लिए, दूसरा पॉइंट उन्होंने शुरुआत की घेरे की नीति के लिए, ठीक है, मतलब घेरने वाली नीति के लिए। अब क्या हुआ, घेर लिया उन्होंने सबको। अब जब सब राजाओं को घेर लिया और भारत पर राज्य स्थापित कर लिया, यह सब बात कंपनी की हो रही है 1813 तक, मतलब जो ब्रिटिश कंपनी थी। अब घेरने के बाद क्या होगा, आपको अधीन बनाया जाएगा, मतलब आपको सब तरफ से घेर लिया, अब आप हमारे अधीन काम करो। तो इसको बोला गया अधीनस्थ पार्थक्य नीति, कि उन्होंने धीरे से आपको, पहले आपको समानता के लिए उन्होंने संघर्ष किया, फिर आपको उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया, और फिर आपको बोल दिया कि आप हमारे अधीन काम करिए। तो 1813 से लेकर 1857 तक का जो अंग्रेजों की भारतीय रियासतों के प्रति जो एक तरीके से नीति रही, वो रही अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, कि उन्होंने धीरे धीरे क्या करा, भारतीय रियासतों को अपने अधीन शुरू कर दिया। तो आप इसमें देखना, अधीनस्थ नीति में क्या आएगा, हड़प नीति जो आती है डलहौजी की, वो इसी के अंतर्गत आती है। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, आपको अधीनस्थ क्या कर लिया उन्होंने, अपने अधीन कर लिया। अब अधीनस्थ कर लिया उन्होंने अलग अलग पार्ट के रूप में, लेकिन अगले पार्ट जो आता है 1857 से लेकर 1935 तक। 1857 के बाद 1857 की जो क्रांति होती है, उसमें ब्रिटिश की जो कंपनीज थी, उस कंपनी का जो राज होता है वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। और उस ब्रिटिश कालीन जो कंपनी की जो राज था, उस कंपनी का राज समाप्त होने के बाद ब्रिटिश का जो क्राउन था, या ब्रिटेन का जो शासन था, वो भारत पर स्थापित हो जाता है। और जब वो भारत पर स्थापित हो जाता है, तो उस नीति को कहा गया अधीनस्थ संघ की नीति, मतलब पूरे भारत को एक संघ के रूप में स्थापित करके उन्होंने क्या कर लिया, ब्रिटिश का एक शासन स्थापित कर दिया 1858 के भारत शासन अधिनियम से। तो 1837 से 57 से लेकर 1935 तक की जो नीति होती है, उसे अधीनस्थ संघ की नीति कहा जाता है, ठीक है। मतलब उन्होंने पहले आपको अधीनस्थ पार्थक्य अपनाया,
और फिर संघ बनाकर आप यहाँ पर क्या करना स्थापित कर दिया, पूरे भारत पर राज्य स्थापित कर लिया और भारत में एक वाइसराय का पद क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया और उसके अधीन पूरे भारत शासन नियम और एक सचिव का भी पद नियुक्त किया था 1858 के एक्ट में। तो भारतीय रियासतों की नीति में अगला पॉइंट आता है अधीनस्थ संघ की नीति। फिर लास्ट में आता है बराबर के संघ की नीति 1935 से लेकर 1947 तक। फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जब उनको लगा कि भारत में रहना आसान नहीं है ना, भारत को हमको कहीं ना कहीं स्वतंत्र करना पड़ेगा, तो बाद में उन्होंने क्या किया, फिर से बराबरी का काम करना शुरू कर दिया और भारतीय जो लोग मतलब एक तरीके से जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे उनके साथ बराबरी के साथ वो सपोर्ट करने लगे कि आप भारत का संविधान तैयार करिए, हम आपको आज़ादी की ओर ले जाते हैं या हम आज़ादी देने के लिए तैयार हैं। तो 1935 में जो भारत शासन अधिनियम बना था, आपने देखा होगा कि भारतीय संविधान का लगभग 50% भाग जो है वो भारत शासन अधिनियम 1945 ही है। तो बराबर के संघ की नीति जो आई वो आई भारतीय रियासतों के प्रति अंतिम नीति बराबर के संघ की नीति। तो देखो इस पार्ट बी में क्या आएगा, सबसे पहले उन्होंने समानता के लिए संघर्ष किया, फिर उन्होंने घेरने वाली नीति अपनाई, फिर उन्होंने अधीन बनाने वाली नीति अपनाई, फिर संघ के रूप में उन्होंने अधीन बनाया और फिर धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, बराबर का रूप देने की शुरुआत कर दी। तो ये है पार्ट बी, भारतीय रियासतों के प्रति अंग्रेजों की नीति कैसी थी। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन किसी प्रकार का करना है या फिर हम लोग और आगे बढ़े? एनीवन? सर ये जो हेलो सर, हाँ आवाज आ रही था? हाँ हाँ बोलो, आवाज आ रही? सर आवाज आ रही था? हाँ आवाज आ रही, बोलो सूरज। सर मैं ये बोला सर, वो जो आज्ञा पत्र जारी कब करा था सर, मतलब कि रानी विक्टोरिया हमारे यहाँ की सम्राज्ञी है, मतलब वो 1858 के एक्ट में। और उस 1858 के एक्ट में जो रानी विक्टोरिया का जो पत्र था वो इलाहाबाद में पढ़ा गया था, ठीक है। उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था, लॉर्ड विलियम कैनिंग जो था, उन्होंने उस पत्र को पढ़ा था 1858 के एक्ट में, ठीक है, कि अब ब्रिटेन पर जो शासन है वो ब्रिटेन का शासन अंग्रेजों पर स्थापित होता है। हाँ बोलो सर। अब सर एक बुक में पढ़ा तो 1974 बता रहा था कि 74 में 1974 कहाँ से आएगा यार सूरज? 1974 में तो देश आजाद हुआ 1974 में। अच्छा नहीं हो सकता है, मतलब 18 हाँ बोला है कि 1858 में वो बन जाएगी, मतलब आज्ञा पत्र से कि वो मतलब लिखित रूप से 1874 में। नहीं, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैं आपको कंफर्म अभी नहीं बता सकता क्योंकि लाइव क्लास चल रही है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी जो मतलब हम लोगों ने जो पढ़ रखा है और जो किताबों में लिखा हुआ यहीं से लिखा हुआ, ठीक है। तो ये आपको भारतीय रियासतों की नीति के प्रति था जिसमें ये चीजें थी, ठीक है सूरज। इसका मैं डिटेल देख के आपको बता दूंगा कि आप सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे, या आपने जहां से भी पढ़ा करो से, है ओके। हम लोग भारतीय रियासतों की नीति के प्रति जो है उसके बारे में मैंने अभी आपको जस्ट बताया। अब हम आते हैं उसका सी वाला पार्ट जो है, भारत में उनकी औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां। मतलब अभी तक तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर कानून बनाया था, फिर उन्होंने, हालांकि ये सब चीजें साथ साथ में चल रही थी, हमने उसको अलग अलग डिवाइड किया है, ऐसा नहीं है कि ये बाद में आई ये बाद में आई, ये सब साथ में चल रही थी। वो इधर एक्ट भी बना रहे थे, ये सारी व्यवस्था भी कर रहे थे, वो इनके प्रति नीतियां भी अपना रहे थे, उसी साथ में वो आर्थिक नीतियां भी यहाँ पर क्या कर रहे थे, बना रहे थे। तो औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों का जो सी पार्ट मैंने बनाया उसमें जो व्यवस्था है वो भी आप लोगों ने सबने सुनी है, पढ़ी है। जो पहली बार पढ़ रहा हो सकता है उसको ऐसा लगे कि ये चीज नहीं पढ़ी थी। तो देखो औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों में उन्होंने क्या किया, 3 पार्ट में शासन किया था, 3 पार्ट में अलग अलग अपनी आर्थिक नीतियां बनाई थी। वो 3 पार्ट कौन कौन से थे? पहली बार सबसे पहले आया था वाणिज्यिक पूंजीवाद, बोलते हैं उसको वाणिज्यिक पूंजीवाद, कि जब 1757 में उन्होंने प्लासी का युद्ध जीता उसके बाद उन्होंने व्यापार करने की जो शुरुआत की थी उसे बोला गया वाणिज्यिक पूंजीवाद। और वो कब से कब तक चला? 1757 से लेकर 1813 तक। कब से कब तक चला? पहला पार्ट वाणिज्यिक पूंजीवाद, जिसमें उन्होंने व्यापार करने की मतलब नीति अपनाई, तो वो है 1757 से लेकर 1813 तक। अब ब्रिटिश कंपनी की बात है, ब्रिटिश कंपनी आपने देखा हुआ 1813 का जो एक्ट आया था, मैं आपको आगे बताऊंगा हालांकि जब एक्ट पढ़ेंगे,
कि ब्रिटिश कंपनी जो थी उसके अधिकारों को 1813 में जाके कम कर दिया था। तो फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर दूसरा पार्ट अपनाया, औद्योगिक पूंजीवाद। और औद्योगिक पूंजीवाद चलता है 1813 से लेकर 1860 तक। तो औद्योगिक पूंजीवाद क्या होता है कि उन्होंने भारत में उद्योग स्थापित करने की शुरुआत की, इसे बोला गया औद्योगिक पूंजीवाद। उद्योग स्थापित करने की शुरुआत की और भारत के जो कुटीर उद्योग वगैरह थे वो समाप्ति की ओर जाने लगे और उन्होंने अपने उद्योग के माध्यम से वस्तुओं का निर्माण शुरू किया। कच्चा माल यहाँ से ले जाते थे, उसका वापस से वो मॉडिफाई करके भारत में ही अपने ही सामान को मॉडिफाई करके बेच देते थे। तो औद्योगिक पूंजीवाद की शुरुआत हुई 1813 से 1860 में। अब 1860 के बाद जो शुरुआत होती है वो होती है वित्तीय पूंजीवाद की। मतलब उन्होंने क्या करा, उसकी वित्तीय पूंजीवाद ये होता है कि उन्होंने हर क्षेत्र में वित्त में वो क्या करने लगे, मतलब वित्त के अनुसार काम करने लगे, पैसों के अनुसार काम करने लगे। तो 1860 के बाद का जो काल आता है वित्तीय पूंजीवाद। तो पहला पार्ट वाणिज्यिक पूंजीवाद 1757 से 1813, औद्योगिक पूंजीवाद 1813 से 1860 और वित्तीय पूंजीवाद 1860 के बाद। ठीक है, ये तीन जो पार्ट है उसमें ये तीनों ही पार्ट सबसे पहले उनकी आर्थिक नीतियों में शामिल है। और औपनिवेशिक शब्द यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है चूंकि भारत में वो औपनिवेशिक, मतलब औपनिवेश का मतलब यहाँ पर ये होता है कि किसी बड़ी सत्ता के अधीन भारत एक कॉलोनी के रूप में उनकी स्थापित हो चुका है। औपनिवेश का सीधा सा मतलब ये होता है कि आप उनकी कॉलोनी बन गए हो, आप उनके अधीन आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो कॉलोनी के रूप में वो लोग काम कर रहे थे। तो वाणिज्यिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद, ये तीन पार्ट जो है ये उनकी आर्थिक नीतियों में है। उसके बाद उन्होंने अलग अलग पार्ट और किए। देखो ये तीन पार्ट तो है, इसी के अंतर्गत आता है वैसे भू राजस्व व्यवस्था। तो ये भी उनके आर्थिक नीतियों में शामिल है। और आर्थिक नीतियों में शामिल है तो भू राजस्व व्यवस्था में आपने देखा होगा स्थायी बंदोबस्त, जागीरदारी प्रथा, स्तंभदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था और बीस बेदारी व्यवस्था, ये सब की सब स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आते हैं। तो भू राजस्व व्यवस्था में मतलब भूमि का राजस्व वसूलने के लिए उन्होंने इस टाइप की नीतियां अपनाई थी। ये आर्थिक नीतियां हैं। और ये सब क्या है, ये मतलब अपने भारत का जो मतलब किसान क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, उसमें भी उन्होंने क्या किया, इन्वॉल्व शुरू कर दिया था। तो ये व्यवस्था सब थी ग्रामीण क्षेत्रों से राजस्व व्यवस्था या खेती का राजस्व, भू राजस्व व्यवस्था को कलेक्शन करना, मतलब भूमि के राजस्व को कलेक्शन करना। तो उन्हें स्थायी बंदोबस्त अपनाया। आएगा ये सब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। जागीरदारी व्यवस्था भी वो लेके आए। ये सब सफल भी हुई, कोई असफल भी हुई, लेकिन वो राजस्व व्यवस्था के लिए ऐसी चीज ले आए थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था लाए थे, महलवाड़ी व्यवस्था लाए थे और तालुकदारी व्यवस्था लाए थे। इनके बारे में मैं डिटेल भी बताऊंगा। लेकिन अभी भू राजस्व व्यवस्था में अगर क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से क्या भू राजस्व व्यवस्था शामिल थी, तो अगर इसमें से तीन वो आए और चौथे में लिख दे, वही जैसा मैंने आपको इसमें बताया था संवैधानिक विकास में, उपरोक्त में से सभी, तो सबकी सब जो व्यवस्था है वो भू राजस्व व्यवस्था है। सबकी सब व्यवस्था जरूर ये पूरे भारत पर नहीं थी, अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने अलग अलग प्रयोग किया था। जैसे तालुकदारी व्यवस्था उन्होंने सूरत में स्थापित की थी। स्थायी बंदोबस्त उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शुरुआत किया था। जागीरदारी प्रथा उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शुरू की थी। मालगुजारी उन्होंने एक छोटे से क्षेत्र में शुरुआत की थी। तीन कठिया पद्धति जो है उन्होंने बिहार में शुरुआत की थी। तो ये जो व्यवस्था उन्होंने अलग अलग जगह पर प्रयोग किया था, ऐसा नहीं कि पूरे भारत में एक साथ व्यवस्था शुरू की थी। प्रयोग करते करते जैसे जैसे उन्होंने आगे आगे उसको क्या करना शुरू कर दिया, विस्तारित शुरू कर दिया। तो भू राजस्व व्यवस्था में फिर अगला और अंतिम पार्ट है इसका औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों का औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास। औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास, तो औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास जो है उसमें आप देखना सूती वस्त्र उद्योग उन्होंने स्थापित किया। मतलब यहाँ बात किसकी हो रही, औद्योगिक, उद्योग स्थापित करके व्यापार करना। ठीक है, ये नीति ऐसा नहीं है ये अलग से क्या आई है, ये भी उसी के साथ साथ चल रही थी औद्योगिक में व्यापारिक व्यवस्था। तो औद्योगिक व्यापारिक व्यवस्था में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग, फिर रेलवे का विकास किया। रेलवे का विकास उन्होंने क्यों किया था, क्योंकि उनका जो मतलब भारत का जो कच्चा माल था वो कहाँ तक ले जा सके, मतलब वो बंदरगाह तक ले जा सके। उन्होंने इसलिए क्या किया, रेलवे का विकास किया। तो रेलवे के विकास में भारत का कच्चा माल पूरे भारत से बंदरगाहों पर जाता था और यहाँ से वो भारत लेके चले जाते थे, मतलब ब्रिटेन लेके चले जाते, सॉरी। फिर जब उन्होंने रेलवे का विकास किया, यहाँ पर उद्योग स्थापित किए, तो उनको एक बैंकिंग सिस्टम की जरूरत पड़ी। तो आपने देखा सबसे पहले भारत का पहला जो बैंक था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। उसके बारे में हम बैंकिंग प्रणाली पढ़ेंगे, तो बैंकिंग प्रणाली में मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन अंग्रेजों ने जो शुरुआत की थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान,
फिर उन्होंने अलग अलग बैंक करके पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, ये सब व्यवस्थाएं आई। तो बैंकिंग प्रणाली की जो शुरुआत की कि भारत के जो यहाँ के जो लोग थे उनको, और ब्रिटेन का जो पैसा था वो बैंकिंग प्रणाली से क्या करना शुरुआत हुई। तो बैंकिंग प्रणाली और इसके अलावा जो अन्य उद्योग थे जैसे कृषि का वाणिज्यकरण आपने देखा होगा, ठीक है, और यहाँ पर कृषि का वाणिज्यकरण और कुटीर उद्योगों का एक तरीके से विनाश, ये सब के सब जो उद्योग है वो इस औद्योगिक व्यापारिक विकास के अंतर्गत आते हैं। तो ये पूरा चार्ट था। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस क्लास में हमको क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, तो अगर इसमें से क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से तो आपको सन लिखे हुए ये समझ में आएंगे, और क्वेश्चन अगर इसमें से आए हैं तो जब डीपली क्वेश्चन आता है तो वो इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है। निश्चित रूप से आपको लगा होगा इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी जब हम पूरा व्याख्यात्मक पढ़ेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन उसमें समझ में आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आने की, एक एक बिंदु पर इसमें क्वेश्चन आता है, और एक एक बिंदु को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने जिस दिन आधुनिक भारत की शुरुआत की थी, मैंने कहा था आधुनिक भारत का प्रारंभ, उसमें मैंने सिर्फ आपको एक जो चार्ट बनाया था वो चार्ट था। दूसरा चार्ट ये है जिसमें पूरी ब्रिटिश शासन की व्यवस्थाएं शामिल है, ठीक है। तो इस चार्ट के अंतर्गत ही हमारे सारे अगली क्लासेज जो है वो चलेगी। तो आज की जो क्लास थी वो सिर्फ रिव्यू के लिए मैंने ली थी कि आपको भारत की ब्रिटिश कालीन व्यवस्थाओं में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अगर इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो सब के सब इसमें आपको समझ में आएंगे। अगर आपसे तपाक से कोई बोल दे या पूछ ले कि भारत की ब्रिटिश कालीन व्यवस्था में प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, तो आपको ये वाली बात बताना। अगर ये कहा जाए कि उन्होंने भारतीय रियासतों के प्रति नीतियां क्या अपनाई थी, तो ये नीतियां अपनाई थी। हो सकता है इसमें क्वेश्चन पूछे समानता के लिए संघर्ष उन्होंने कब किया था, घेरे की नीति के तहत संघर्ष उन्होंने कौन से पीरियड में किया था, ठीक है, तो ये पार्ट बन सकता है। फिर औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों में उनका क्या क्या था, तो ये 3 पार्ट भी अगर आप बता दोगे तो वो भी सही है कि वाणिज्यिक पूंजीवाद यहाँ से यहाँ तक चला, औद्योगिक पूंजीवाद यहाँ से यहाँ तक चला, और वित्तीय पूंजीवाद है जो यहाँ से यहाँ तक चला। फिर भू राजस्व कलेक्शन के लिए उन्होंने क्या क्या व्यवस्था लेके आए, तो इतनी सारी व्यवस्थाएं लिखी, और अन्य औद्योगिक विकास के लिए उन्होंने क्या क्या किया। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये उनकी ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों के अंतर्गत आती है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर किसी को किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन वगैरह करना है तो पूछे, या हम फिर इस क्लास को समाप्त करें। हाँ सूरज बोलो। सहायक संधि से मतलब कहने का मतलब क्या था अंग्रेजों का? सहायक संधि से मतलब क्या था? सहायक संधि का मतलब ये था कि मैं आपके पास आता हूं, आपको ये विश्वास देता हूं कि मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है, और मदद कैसे करूंगा कि जब भी आप पर कोई विपदा आएगी तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगर युद्ध भी लड़ रहे हो तो हम युद्ध में आपको क्या करेंगे, आपका साथ देंगे। तो अंग्रेज क्या करते थे, जो वेलेजली था उसने क्या किया, एक सैनिक टुकड़ी जो थी, सैनिक टुकड़ी, वो भारतीय राजा को सहायता के रूप में दे दी कि जब भी आपके ऊपर कोई बाह्य आक्रमण होगा तो मेरी सेना का आप उपयोग करना। अब क्या होता था, उस सहायक संधि के तहत उन्होंने ये शर्त रख दी थी कि अगर आपके यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है या आपका कोई अगला वंशज नहीं रहता है, तो ये राज्य जो था ये हम मिला लेंगे। मतलब सहायक, आपसे पहले उन्होंने सहायता की और फिर उसको अपने इसमें मिला लिया। तो कुल मिला के ये है कि दोस्त बनकर दुश्मन बनना, ठीक है। पहले दोस्त बन गए, आपको विश्वास में लिया, फिर आपको इतना विश्वास हो गया कि हाँ हमेशा ये मेरा साथ देगा, ठीक है, और फिर बाद में ये बोल दिया कि आपके यहाँ पर आगे वंश चलाने वाला या शासन चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए हम ये राज्य हम अपने आप में मिलाते हैं। तो ये वेलेजली की सहायक संधि थी, 1799 में वो लेकर आया था, इस प्रकार से था। कुल मिला के कई दोस्त आपको धोखा दे जाते हैं, आपको विश्वास कर बोलते हैं कि मैं आपकी इतनी मदद कर दूंगा, आप पढ़ने जाओ, आपके पास आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, आपकी मदद कर दूंगा। और होता यह है कि जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो बोलते थे मेरे पास पैसा नहीं है। कुल मिला के वो बात ये है, ठीक है। ऐसा एक्चुअली में प्रैक्टिकली मेरे साथ भी हुआ है, जब भी कभी मौका आएगा तो मैं बताऊंगा। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। तब तक के लिए आप घर पे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।